हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं घटना चक्र की जीके बुक से पॉलिटी का वीडियो लेकर। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस किया था, तो फिर आज उसी के आगे 1813 का राज्य लेख डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपको फुली डिस्कस करूँगी एक एक चीज़ और आपको एक क्वेश्चन पुटअप करूँगी। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दे पाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो 1813 का राज्य लेख यानी कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, ओके, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी में को चीन के व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय का व्यापार एकाधिकार जारी रहा। मतलब जो मोनोपोली थी ट्रेड को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पूरी तरह से अब फिनिश कर दी गई। लेकिन चीन का जो उनके साथ ट्रेड चल रहा था, चाइना का, और साथ ही साथ जो चाय का ट्रेड वो लोग करते थे इंडिया के साथ, वो कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास तथा विस्तार के 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। तो गाइस, यहाँ पर क्या किया गया कि इसी एक्ट के, अधिनियम मीन्स एक्ट है यहाँ पे, तो इसी एक्ट के थ्रू भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट तथा उसके विस्तार पर ध्यान दिया गया, मतलब उसको और बढ़ावा दिया गया। और इसके लिए 1 लाख रुपीज़ जो है पर ईयर डिसाइड किए गए। ठीक है, अब तो कंपनी की मोनोपोली वैसे तो ख़त्म हो गई थी, मगर चाइना से जो उनका ट्रेड चल रहा था, प्लस इंडिया में जो वो चाय का व्यापार करते थे यानी टी का जो मार्केट करते थे, वो ट्रेड उनका, उस पर मोनोपोली जारी रही है। और इसके बाद यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू एजुकेशन पर, जो इंडिया की एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया गया और साथ ही साथ उसके लिए 1 लाख रुपीज़ पर ईयर डिसाइड किए गए। अब आ जाते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कारक ही करने थे। मतलब ये कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली चाइनीज ट्रेड को लेकर चल रही थी, वो भी अब फिनिश हो चुकी थी। अब चाइना के साथ सिर्फ पॉलिटिकल उनको एक ट्रेड करना था, जो भी करना था पॉलिटिकल काम करना था। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहले भी आ चुका है, जहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था, फ्लो चार्ट पूरा डिस्क्राइब किया था। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया था। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके अंदर एक और अलग से मेंबर ऐड किया गया और उस फोर्थ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। और ये जो सबसे पहला काउंसिल में जो एक एक्स्ट्रा फोर्थ नंबर का मेंबर जो इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसमें जो सबसे पहला था वो था मैकाले। नेक्स्ट, इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। तो मतलब अभी तक जो स्लैबरी चल रही थी, स्लेव्स बना के रखे जा रहे थे, उसको अब पूरी तरह इन्होंने फिनिश कर दिया गया और 1843 में इसे इलीगल भी इन्होंने घोषित किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अब लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ खत्म हो गई थी लगभग। नेक्स्ट, राज्यलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। मीन्स जो अभी तक एक प्रॉब्लम चल रही थी कि यहाँ पर रिलीजियस के नाम पर, बर्थ प्लेस के नाम पर, या तो फिर जो भी उनका कॉम्प्लेक्स होता था उसके नाम पर उन्हें अयोग्य, मतलब वो एबल ही नहीं है जॉब करने के, जॉब ही उन्हें इस बेस पर नहीं मिलती थी, तो वो भी खत्म कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग
नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था वो बेसिकली अपने लिए एक काउंसिल तैयार कर सकता था और जिसमें वो अपॉइंट भी कर सकता था अलग अलग लोगों को अपने अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ 1833 का चार्टर्ड एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1853 का राज्य लेख। 1853 का राज्य लेख 1853 चार्टर्ड एक्ट, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। विच मीन्स, अगर आप इंग्लिश में से देखें तो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। मतलब जो कार्यपालिका थी और जो विधायी थी, दोनों की शक्तियां, दोनों की पावर को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी कि अब इंडिया के लिए भी एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। तो इसी के साथ 1853 का एक्ट खत्म होता है, राज्य लेख खत्म होता है। नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम, मतलब 1858 का इंडियन एक्ट। तो देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 1857 में फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन हुआ, मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। तो इसके बाद से उन्हें कुछ तो ठोस स्टेप लेने ही थे, कुछ कठोर कदम उठाने ही थे ब्रिटिश सरकार को। तो फिर उन्होंने 1858 का इंडियन एक्ट लेकर आए वो। ठीक है, इसमें क्या था कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी वो अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगी। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सबसे पहले ये एक्ट किस नाम से जाना गया? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी हिंदी में इसको नहीं लेना है, इंग्लिश में ही लेना है, लेकिन फिर भी मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ कि भारत का एक और अच्छी गवर्नमेंट लेकर आना, भारत के अंदर बेटर गवर्नमेंट लेके आना। उसके बाद नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब पूरी तरह से जो एक कंपनी का जो चल रहा था, मोनोपोली चल रही थी कंपनी की, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब टोटली खत्म हो गई, यानी अब उसका पॉलिटिकली भी शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। यानी कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ, उसके ही अब कंट्रोल में था पूरा का पूरा इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो मैं आपको 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसके अंदर डुअल गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि डुअल गवर्नमेंट अप्लाई किया गया था, अब उसे भी पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तो मैं ये भी फ्लो चार्ट में भी बताया था कि इन्होंने फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और वायसराय दे दिया था उसी पोस्ट का नाम। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि गाइज ये जो हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि संवैधानिक विकास भारत का, तो जो ये टॉपिक है इसके ऊपर जितने भी ब्लैक बुक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए और चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके 2 पार्ट्स में मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज़ आप जाइए और सारे क्वेश्चंस साथ के साथ कर लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप वो क्वेश्चंस 100% कीजिए। तो गाइस आपको दोबारा फ्यूचर में टॉपिक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक बुक में सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनफैक्ट उसमें तो ये भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, यहाँ से थ्योरेटिकली समझने के बाद आप वहाँ जा करके क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी गाइस, और इसी चैनल पे। और मैंने हर क्वेश्चन को एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ब्लैक बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन को हिंदी में भी किया है और इंग्लिश में भी किया है। तो आप जाकर उसे ज़रूर देखिए। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। यानी कि अभी तक सिर्फ ब्रिटेन के लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर इंडियंस
को भी इसके अंदर मेंबर बनाया गया, इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर एक देखिए नोट दिया हुआ है, 1862 में लॉर्ड कैनन द्वारा तीन भारतीय कौन कौन से हमारे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। यानी कि इन तीनों को जो हमारी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर इन्हें नॉमिनेटेड किया गया। नेक्स्ट है, वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी विधि 6 माह होती थी। तो गाइज यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे आगे इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा उसके अंदर भी हमने इसे इंक्लूड किया है। इसलिए पॉइंट को समझिए कि वायसराय को आपातकालीन में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। तो यानी कि जो वायसराय था, इमरजेंसी में वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी हेल्प के बिना ही वो कोई आदेश जारी कर सकता था, यानी कि कोई ऑर्डर दे सकता था। तो ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमें आपातकालीन की घोषणा यानी इमरजेंसी की घोषणा तो करते हैं, जिसके लिए हमें उससे 6 मंथ तक माना जाता है। तो ऐसे ही इसे भी 6 महीने तक वैलिड माना जाता था। अब है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांत की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। अब इस एक्ट की वजह से जो वायसराय है उसे जो नए नए प्रांत की स्थापना कर सकता था वो, ठीक है, और उनकी सीमाएं, उनके बॉर्डर भी फिक्स कर सकता था और चेंज कर सकता था बॉर्डर, ठीक है, फुली उसके कंट्रोल में थी ये चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि वायसराय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता था। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, 1862 में बंगाल, 1866 में पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया। यानी कि जो इसे एक पावर दी गई थी कि ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, तो उसी का यूज़ करते हुए इसने एक बार बंगाल में, फिर उत्तर पश्चिम सीमा में तथा और 1897 में पंजाब में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। तो इसी के साथ जो हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन इस वीडियो से नहीं, पिछले वीडियो से है, तो आपने अगर वो भी ध्यान से सुना होगा तो उसका जवाब दीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनन था, ठीक है, तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा है? तो गाइस आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से सुनी होगी। तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो फिर 1892 में एक और इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। इसके द्वारा एक सीमित तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि अब एक डायरेक्ट इलेक्शन भी किए जाने लगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको पहले पिछले पॉइंट में बता चुकी हूँ कि कुछ इंडियन मेंबर्स भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंक्लूड किए गए थे। तो उसी में क्या हुआ कि अब उन्हें भी बोलने का अधिकार दिया गया कि वो भी डिस्कस कर सकते हैं जो भी नया बजट आएगा, और साथ ही साथ उस पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी तक तो भारतीयों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं मिल रहा था, पर अब वो बजट पर पूरी तरह बोल सकते हैं और गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। और गाइस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।